तो आज के लेक्चर में सॉरी आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चन को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि दी कंपाउंड, आपका कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C7H8। अब इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को हम लोग हीट कर रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ में। एक प्रोडक्ट ए बन रहा है। इस प्रोडक्ट ए का हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं आयरन के प्रोसेस में। और फिर आपका एक प्रोडक्ट बी बन रहा है। और फिर हम बी प्रोडक्ट का जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, यानी लुकास रिएजेंट के साथ में हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो एक कंपाउंड सी बन रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंड सी क्या होगा? तो देखो, ये जो कंपाउंड C7H8 है, यह है क्या? आपका यह एक टायोलीन है, टायोलीन। अब ये जो टायोलीन है, इस टायोलीन को अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो किसके प्रोसेस में? क्लोरीन गैस के प्रोसेस में। तो आपका यहाँ पे ये जो इस टायोलीन में ये जो मिथाइल ग्रुप है, जो डायरेक्टली आपका बेंजीन रिंग से अटैच है, इस मिथाइलिन ग्रुप का तीनों जो हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस कर दिया जाएगा बाई क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस के साथ आप ट्रीट कर रहे हो। उसके बाद क्या होने वाला है? अब इस कंपाउंड को जब आप ब्रोमीन और आयरन कैटलिस्ट के वजह से में आप हीट करोगे, तो इसके पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा? आपका ब्रोमीन लग जाएगा। ये आप देख सकते हो कि ये जो ग्रुप है, यह ग्रुप कैसा होगा? आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो अगर ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मैं ब्रोमो लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से एक कंपाउंड क्या है? बी है। अब इस कंपाउंड बी को जब आप जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सर के साथ ट्रीट करोगे इस कंपाउंड बी को, तो यहाँ पे जो जिंक होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा ZnCl2। और साथ ही साथ आपका नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करने वाला है? इन यहाँ पे जो जो क्लोरीन है, इस सारे क्लोरीन को हटा करके खुद क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए फिर से चेंज हो जाएगा CH3 में, ये वाला हिस्सा। और ए आपका जैसे था वैसा रहेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? ओवरऑल प्रोडक्ट पैरा ब्रोमोटायोलीन। तो पैरा ब्रोमोटायोलीन आपका ऑप्शन नंबर सी सही क्या होगा? सही होगा। अच्छा, ये जो ग्रुप है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं बल्कि मेटा डायरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइपर कांजुगेशन इफेक्ट लगेगा। वो भी किस टाइप का हाइपर कांजुगेशन इफेक्ट? -H इफेक्ट। तो माइनस हाइपर कांजुगेशन इफेक्ट CCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? -H, माइनस हाइपर कांजुगेशन इफेक्ट लगाएगा। और जब माइनस हाइपर कांजुगेशन इफेक्ट लगाएगा तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा? मेटा की तरफ, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे ब्रोमो जो आपका लगा है, ये मेटा पोजीशन पे लगेगा, है ना? तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा ब्रोमो टायोलिन नहीं बल्कि मेटा ब्रोमो टायोलिन बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, IIT 2000 में पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हाइलाइड फ्रॉम SN2 रिएक्शन। देखो, एल्किल हाइलाइड में क्या होता है? एल्किल हाइलाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है RH। यहाँ पे X क्या है? हेलोजन एटम है। R क्या है? कोई एल्काइल ग्रुप है। तो आप अगर देखोगे तो चूंकि हैलोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हैलोजन एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे एल्किल जो आर है वह क्या है? एल्काइल ग्रुप है।
और एल्काइल ग्रुप में ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम किस एटम से जुड़ा होगा? कार्बन एटम से। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, देखोगे तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन कार्बन, इस एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन एटम होगा, आप किसी भी एल्किल हैलाइड को देखोगे तो एल्किल हैलाइड में क्या आपको देखने को मिलेगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड बनने में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट हुआ है, यह हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? उसको अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या रखता है? ज्यादा रखता है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन अगर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कोई एल्किल हाइलाइड आपका, जब किसी एल्किल हाइलाइड को न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट किया जाता है, तो इस एल्किल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पे इस एल्किल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम आपका यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? लीव कर जाएगा। और यहाँ पे आके कौन अटैच होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो आपका जो कोडेड बनेगा RNU प्लस, हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन दो टाइप का रिएक्शन होता है। एल्किल हैलाइड जो होता है वह दो टाइप से, एल्किल हैलाइड का जो मेन रिएक्शन होता है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल, देखो दो तरीके हैं न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे इस एल्किल ग्रुप से जुड़ने का। पहला तरीका ये है कि हाइल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है, यह इस कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, इसके बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होगा तो उस समय कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होगा। और दूसरा तरीका है कि पहले यह हाइड्रोजन आपका यहाँ से लीव कर जाए, और जब हाइड्रोजन लीव कर जाएगा तो ये आपका जो एल्किल ग्रुप है या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दो टाइप का होता है। एक SN1 और एक होता है SN2। SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 का मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन जो होगा, इसके लिए जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा के कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, है ना। तो यहाँ पे जो एल्किल हाइलाइड है, इसके कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे क्या डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा, उतने तेजी से क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे अटैक करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, यह बॉन्ड सबसे वीक होता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज क्या है? बहुत बिगर, बल्कि है। और कार्बन की साइज छोटी है। तो एक बड़े एटम और एक छोटे एटम में बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाएगा, ओवरलैपिंग जो जोन होगा वो कम होगा, है ना। तो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा नहीं, बॉन्ड लॉन्गर बनेगा तो वीक बॉन्ड बनेगा। इसीलिए आपका जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वह एल्किल आयोडाइड की होगी, फिर एल्किल ब्रोमाइड की, फिर एल्किल क्लोराइड की, फिर एल्किल क्लोराइड की। सही ऑप्शन होगा दूसरे का डी। अगला क्वेश्चन है, इन एन SN2 रिएक्शन एट एन एनसिमेट्रिक कार्बन ऑफ द कंपाउंड ऑलवेज गिव। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एन SN2 रिएक्शन हो रहा है। अब SN2 रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? एट एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ द कंपाउंड ऑलवेज गिव। देखो, जब भी SN2 रिएक्शन होता है, तो जैसे मान लो कोई आपका एल्किल हाइलाइड है,
और क्या हो रहा है भाई, ये मान लो आपका कोई एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड के तौर पे मैं ले लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे SN2 रिएक्शन होने वाला है। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के जस्ट अपोजिट एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अगर ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। तो यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा साइड से, है ना। अब जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन और क्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट करने लगेगा, तो कार्बन एक ही समय पे 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कार्बन है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है किसके बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो कार्बन के एंटी बॉन्ड, जो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसके एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे 4 बॉन्ड कार्बन ने बना रखा था, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक पड़ने लगेगा, और यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड बनने लगेगा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, है ना। और यहाँ पे क्लोरीन, ये आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये क्या है आपका, इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन वैलेंट पेंटावैलेंट होगा, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो आपका स्टेट होता है, इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, रिच होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच स्टेट होता है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली जुड़ जाएगा, और ये आपका क्लोरीन पूरा तरीके से बाहर निकल जाएगा। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वह आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो चुका होगा, और हाइड्रोजन जो होगा वह लीव कर चुका होगा। इस तरीके से यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बनती है, वह इन्वर्जन बनती है। इन्वर्जन, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन मिलता है आपको। यानी ये जो हाइड्रोजन आपका लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से कौन आता है, अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। यानी जो कन्फिग्रेशन आपका प्रोडक्ट का बनेगा, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन और रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वह इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, आप यहाँ पे ए सिंगल स्टीरियोमर, ये सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा आपको यहाँ पे। एक ही आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री केवल एक होगी, वो भी क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो आपको केवल एक ही स्टीरियो आइसोमर में जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी फिक्स होगी। वह क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री तो इन्वर्टेड होगा। रिएक्टेंट का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसके जस्ट अपोजिट होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, कि जिसके दो दो आपको यहाँ पे 2 स्टीरियोआइसोमर नहीं मिलेंगे, बल्कि एक ही स्टीरियोआइसोमर बनेगा। सही ऑप्शन होगा आपका तीसरे का ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई, क्वेश्चन पूछा कब गया था, CPMT 2002 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया जा रहा है विथ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड के साथ में इस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया जा रहा है। तो इस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इस पे निगेटिव चार्ज है, और यह अटैक करेगा कहाँ पे, इस इथाइल क्लोराइड के कार्बन पे। तो यहाँ पे क्लोरीन आपका लीव कर जाएगा, और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आप अगर अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करके लिखते हो, तो ये है आपका इथाइल क्लोराइड, और इसको ट्रीट किया जा रहा है विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस एक्वस पोटेशियम यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव निगेटिव के उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना चाहता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए ऐसे सेंटर को ढूंढेगा जहाँ पे
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो, तो यह क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और जैसे ही अटैक करेगा ए वाला आपका बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनने वाला है वह CH3CH2, और इस CH2 से आपका OH आकर अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आपका बाहर निकल चुका है क्लोराइड आयन के फॉर्म में, और पोटेशियम आयन आपका पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और आपका क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड चूंकि कैसा था, इस पे निगेटिव चार्ज था, तो इसके यह कैसा होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल है ना। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपका बाहर निकला हुआ है क्लोराइड आयन, यह क्या था, क्लोराइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल था, है ना। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो इस हिसाब से यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है भाई, टू आइसोमेरिक ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड ए एंड बी हैव द मोलिकुलर फार्मूला C5H9 और क्लोरीन। अब क्या बोल रहा है भाई, ये कोई आपका कंपाउंड है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है, इसके दो आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक ए एक एंड बी, है ना। फिर कह रहा है कि ऑन एडिशन ऑफ H2 ए गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड while बी गिव ए कायरल कंपाउंड, टू आइसोमेरिक टू आइसोमर आर। तो देखो, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड दो आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक आइसोमर को मैं कहूं कि देखो एक है क्या आपका, ये वास्तव में आपका कुछ इस तरीके से होगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैं क्लोरीन ऐड कर दूं, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे CH, है ना। तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, और इसमें देखो 5 कार्बन कितने हाइड्रोजन, 3 2 5 6 2 8 8, ज्यादा हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, हाँ, 3 2 5 6 6, अरे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक कंपाउंड ये हो गया, है ना, और एक कंपाउंड इसी का और हम मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CH2 Cl, CH2 यहाँ पे CH डबल 1 CH2, है ना। यहाँ पे देखोगे तो 5 कार्बन है इसमें, कितने हाइड्रोजन, 3 3 2 2 4, 4 2 6, 1 7 2 9, ठीक है। तो देखो कह रहा कि जो कंपाउंड ए है, ए, है ना, ये क्या करता है आपका, ए हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है ना। तो हाइड्रोजन ए के साथ जब एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो क्या देगा आपका, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का एडिशन करवा दे तो मान लो ए है, ठीक है। अभी ए नहीं, हम ए नहीं मान के चल रहे हैं, तो या तो ए होगा या तो ए होगा, इन दोनों में से कोई एक, एक ए होगा एक बी होगा। अब जो कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो करके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देगा, है ना, वो क्या होगा आपका, ए होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे तो यहाँ पे बनेगा कंपाउंड CH3 CH2 Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये जो कंपाउंड है, यहाँ से अगर आप प्लेन आपसे यहाँ पे प्लेन चलाते हो, तो ये वाला हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी इस कंपाउंड में क्या होगा आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के पाए जाने की वजह से एक कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अब इसको इसको अगर हाइड्रोजन के साथ एडिशन करवाते हो तो ये भी आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा हाइड्रोजन के साथ में। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वह कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये क्या होगा आपका है,
एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा आपका कंपाउंड। तो इस हिसाब से ये जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड कैसा होगा, प्लेन ऑफ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, ए गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, यानी वो जो ए है वह हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो करके एक ऐसा कंपाउंड जो देता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी दिस कम ए जो इसका, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड जो आपका बन रहा है कंपाउंड ए, वह यह होगा, क्योंकि यही जो है हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करके क्या दे रहा है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड दे रहा है। तो ए का नाम क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो पेंट टू इन, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो पेंट टू आपका 3 क्लोरो, ए का नाम क्या होगा, ए का नाम है 3 क्लोरो पेंट टू इन 3 क्लोरो 2 पेंट इन पेंटीन, एंड बी इज 2 क्लोरो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, द एडिशन ऑफ HBr इज इजिएस्ट विथ। तो देखो यहाँ पे इतने सारे एल्किन हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ Cl हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ए क्या है आपका, ए है। बी वाले में देखोगे तो कार्बन इस तरीके से है, सी वाला में देखोगे इस तरीके से, डी वाले का देखोगे, डी वाले का देखोगे तो कार्बन, देखो ये सारे आपके एल्कीन है। तो जो एल्कीन है वह किसके साथ में एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। तो ओ एल्कीन सबसे फास्ट आपका एडिशन रिएक्शन शो करेगा। देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो किस एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे देखोगे ये जो CH3 है, ये क्या लगा रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये वाला भी क्या लगा रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इसमें कितने आप, इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये आपका यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे फास्ट एडिशन रिएक्शन शो करेगा। सही ऑप्शन होगा छठवें का डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि बॉटल कंटेनिंग, एक आपका, देखो दो बॉटल है ना, एक बॉटल में रखा गया है क्या, फेनिल आयोडाइड, और दूसरे बॉटल में रखा गया है बेंजिल आयोडाइड, C6H5CH2I, है ना। अकारा लॉस्ट दियर ओरिजिनल लेवल, दे आर लेवल एज ए एंड बी फॉर द टेस्टिंग। इसको ए नाम दिया गया, इसको बी नाम दिया गया, और इनको हम लोग क्या करते हैं, ए बी आर सेपरेटली टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड बॉयल विथ NaOH सोल्यूशन। इस कंपाउंड ए को हम लोग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर के बॉयल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और बी को भी लेकर के अलग टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करते हैं। तो कह रहा है कि द इंड सोल्यूशन each test tube was made acidified with
dilute nitric acid and some silver nitrate solution was added, है ना. Substance B give a yellow precipitate. Which one of the following statement is true for the experiment? तो कह रहा है कि अगर आप क्या करते हो, ये जो एल्किल आयोडाइड है, इन दो दो कंपाउंड थे, एक था आपका फेनिल आयोडाइड, दूसरा था बेंजिल आयोडाइड. दोनों को आप ट्रीट करते हो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर के. एक दोनों को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो. तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि जो सबस्टांस बी है, ये क्या देता है, ये जब एक एलो प्रिसिपिटेट देता है ना, क्या देता है, एलो प्रिसिपिटेट देता है. तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो देखो, यहाँ पे आपका ए नो रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना. अगर बॉयल करोगे भी तो ये आपका ये बनेगा जो कंपाउंड, वह बनेगा फिनॉल. और फिनॉल जो होता है वह आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, जबकि ये जो बेंजिल आयोडाइड है, ये बेंजिल जो आयोडाइड है, इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करोगे, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा बेंजील अल्कोहल. बेंजील अल्कोहल. और बेंजील अल्कोहल को, ये जो बेंजील अल्कोहल है, यह आपका जब ऑक्सीडाइज होगा, है ना. क्वेश्चन फिर से आप पढ़िए एक बार. क्वेश्चन नंबर जो 7 था, पहले मैं फिर से एक बार इसे कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 7 था, ये कह रहा है कि बॉटल्स है ना, दो बॉटल रखे हुए हैं. एक बोतल में आपका रखा गया है क्या, फेनिल आयोडाइड C6H5 आयोडीन, है ना. और दूसरे बोतल में रखा गया है क्या, बेंजिल आयोडाइड C6H5CH2 और आयोडीन, है ना. इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, और दूसरे का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, है ना. अभी क्या कह रहा है कि इन पे स्टिकर लगा हुआ था, है ना, ए एंड बी का, एक खो गए, स्टिकर खो गए, है ना. अब कह रहा है कि दे वर लेबल एज ए, इसको ए नाम दिया गया, इसको बी नाम दिया गया. तो फिर कह रहा है कि इन दोनों बॉटल में से केमिकल निकाला गया और दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया गया, है ना. तो अब क्या बोला गया कि एंड बॉयल विथ एनएच सोल्यूशन. तो देखो, एक टेस्ट ट्यूब में जो ए में जो एक टेस्ट ट्यूब था आपका, जिसमें ए जो बॉटल ए था, इससे जो केमिकल था उसको लिया गया, है ना. और एक टेस्ट ट्यूब अदर था जिसमें बी वाला केमिकल रखा गया. इनमें ऐड किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना. तो चूंकि ए में क्या था, ए में आपका था ए बेंजिल आयोडाइड. बेंजिल आयोडाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे आपका चूंकि आयोडीन किससे जुड़ा है डायरेक्टली, बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पे आपका मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण से यहाँ पे आयोडीन का जो लोन पेयर है यह चला जाएगा रेजोनेंस में विद बेंजीन रिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट होगा बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन. ये आपका जो बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाने की वजह से ये इजिली क्या होगा, आपका यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा. जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी में जो आपका कंपाउंड लिया गया था वह था क्या, बेंजिल आयोडाइड. और यहाँ पे आयोडीन जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच न होने के कारण से यहाँ पे ये ऐसे आयोडीन ऐसे सेंटर से जुड़ा है जो कि sp3 है, sp3 सेंटर है. और इसे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करोगे, तो हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे आपका आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा बेंजीन एल्कोहल. और यहाँ पे आपका बाहर क्या है, सोडियम आयोडाइड.
अब सोडियम आयोडाइड जो बना है आपका, फिर आगे क्या बोल रहा है ना? फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या कर रहे हैं आप? इसे ट्रीट करवा रहे हो, है ना? तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर ट्रीट करवाओगे, तो चूंकि ये जो कंपाउंड देखो, आप जब बी को बॉयल करोगे, केमिकल बी को बॉयल करोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर आप उस बॉयल करने के बाद में इसे आप जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अगर इसे ट्रीट करोगे, तो चूंकि यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, हीट करने पे क्या बना है? सोडियम आयोडाइड। और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट अगर आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है, प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, है ना? तो सही ऑप्शन होगा आपका कि एडिशन ऑफ HNO3 इज अननेसेसरी। यहाँ पे HNO3 के ऐड करने का कोई मतलब नहीं है ना? सही ऑप्शन यही होगा, क्योंकि लेवल तो आपका खो गया था। एक दे रहा था एलो प्रिसिपिटेट, एक कंपाउंड नहीं दे रहा था, है ना? तो आप जो देगा टेस्ट, है ना, जो एलो प्रिसिपिटेट देगा, वो आपका या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो HNO3 का एडिशन है वह अननेसेसरी है। फिर आपका है कि बेंजोइल क्लोराइड का मतलब आपका ए। ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से बेंजीन क्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? तो अगर आप इस बेंजोइक एसिड को ट्रीट कर दे तो किसके साथ में? सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ से जो OH होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाई क्लोरीन। और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, और प्लस में बाई प्रोडक्ट में आपका सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपका रिलीज होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए वाला। अगला है कि आपको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट की अगर आप बात करते हो, तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? डाइपोल मूवमेंट जो है आपका, देखोगे तो एक है आपका CH3I, एक है आइडोमीथेन, एक है आपका क्लोरोमीथेन, एक है आपका ब्रोमोमीथेन, एक है क्लोरोमीथेन, है ना? ये चार कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखोगे आयोडीन जो है वह क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू किसके? आपका इन कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि आयोडीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की जो दिशा होती है वह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की दिशा ऐसी होगी। और चूंकि कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसका जो डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से होगा, है ना? तो यहाँ पे जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है म्यूजिकल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? चार्ज। डी क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कार्बन, देखो अंतर क्या है, इन चारों कंपाउंड में अंतर है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन, यही अंतर है ना? तो हाइड्रोजन जो है डिफरेंट ग्रुप का है। आयोडीन आपका कहाँ 5D से 7वें पीरियड का है। क्लोरीन जो है सेकेंड पीरियड का है। ब्रोमीन आपका 4th पीरियड का है। क्लोरीन आपका 3rd पीरियड का है। ब्रोमीन आपका 4th पीरियड का। ये आपका फ्लोरीन जो है 2nd पीरियड का है। क्लोरीन 3rd पीरियड का है। ब्रोमीन आपका 4th पीरियड का है। और आयोडीन 5th पीरियड का है ना? तो इस हिसाब से जो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड बनेगा, ये सबसे लॉन्गर बॉन्ड होगा। क्या होगा? लॉन्गर बॉन्ड होगा। और लॉन्गर बॉन्ड होगा तो डी की वैल्यू जो होगी, बॉन्ड बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वह सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? वो सबसे ज्यादा आपका होगा। अच्छा, आयोडीन तो है ये नहीं है, कोई बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वह आपका, अगर आप कंपेयर करोगे इन तीनों कंपाउंड में, तो सबसे ज्यादा लॉन्गर बॉन्ड होगा कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड, है ना?
इस हिसाब से जो ब्रोमोमिथेन है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसकी जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आपका इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। सही ऑप्शन होगा 9 का सी।